हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस वीडियो सीरीज में हम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एआईए पीजीटी में हर बार आते हैं। तो जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक होगा वो यंत्र विधि अध्याय होगा। यंत्र विधि अध्याय हम यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन डिटेल में बनते हैं वो यंत्र विधि अध्याय में इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि हम इस वीडियो में कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम यंत्र विधि अध्याय के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसमें एमसीक्यू एमसीक्यू कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं, कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी थ्योरी पोर्शन के बारे में, जो हम 2-3 पेजेस का है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। और उसके बाद हम इस चैप्टर के वन लाइनर्स करेंगे। क्या करेंगे? वन लाइनर्स। ठीक है। तो इससे आपको जो आपकी नॉलेज है वो थॉरली आप इस चैप्टर के बारे में जान पाओगे। चलिए हम बात करते हैं अभी कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो एक मिनट देखिए, तो ये आपका यंत्र विधि अध्याय है। तो यंत्र विधि अध्याय पहले तो आपको जान लेना है कि सुश्रुत संहिता में कौन सा अध्याय है जो वो यंत्र विधि अध्याय है। तो यहाँ पर आपका 7वां अध्याय है जो वो यंत्र विधि अध्याय है सुश्रुत संहिता में। तो यंत्र क्या होते हैं? देखिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं शल्य तंत्र में हम यूज करते हैं वो होते हैं शस्त्र, और जो यंत्र होते हैं वो ब्लंट होते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यंत्रों के प्रकार कितने होते हैं। यंत्रों के प्रकार 6 होते हैं। सुश्रुत संहिता में यंत्रों के प्रकार 6 दिए गए हैं। हम इसके बारे में, इनके नामों के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। और यंत्रों के गुण की अगर बात करें, यंत्र गुण भी 6 होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, उसके बाद यंत्र कर्म। यंत्र कर्म कितने होते हैं? यंत्र कर्म 24 होते हैं। 24 यंत्र कर्म होते हैं। यंत्रों की संख्या कितनी होती है? 101। 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंत्रों की संख्या कितनी होती है? 101। कई बार शस्त्रों के बारे में पूछ लेते हैं कि शस्त्र संख्या कितनी है। शस्त्र संख्या, तो सुश्रुत संहिता में शस्त्रों की संख्या 20 मानी गई है। शस्त्रों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। वो हम मंडलागत, करपत्र, वृद्धि पत्र, नक्षास्त्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार, वो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब यंत्र दोष। यंत्र दोष कितने हैं? 12। तो सुश्रुत संहिता में कोटेशन आती है द्वादश। बेटा याद करोगे, यहीं पर याद कर लोगे तो आपको दोबारा किसी और बुक से करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। द्वादश यंत्र दोषा। कितना? द्वादश यंत्र दोषा। तो जो यंत्र दोष होते हैं वो कितने होते हैं? 12 यंत्र दोष होते हैं। अष्टांग हृदय जो बोलते हैं, यंत्र के कर्म कितने बताए? 15। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हाँ जी, हमें बोल दिया ऊपर कि यंत्र प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक के यंत्र प्रकार कौन कौन से होते हैं, और इनके नाम हम अभी याद करने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, यंत्र प्रकार। तो यंत्र प्रकार यहां पर आ गए आपके। तो यंत्र प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, पहले तो है स्वस्थ के यंत्र। स्वस्थ के यंत्र, इनकी शेप ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है। इस बीच में ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे, जो जैसे हमारी कैंची होती है, जैसे सीजर्स होती है, सीजर्स, है ना। तो इनके स्वस्थिक शेप के होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वस्थिक यंत्र बोला जाता है, क्योंकि इनका आकार है जो स्वस्थिक के आकार का होता है। उसके बाद आ गया समदंश यंत्र, फिर ताल यंत्र, फिर नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ऐसे हमें याद कर लेना है कि 6 प्रकार के जो यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ठीक है। तो ये देखिए, स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। अभी आप इस वीडियो में ही सारा साथ साथ याद करते जाइए, तो आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद इनके आपको टाइप्स याद करने हैं कि कितने प्रकार के ये बोले हैं। स्वस्तिक यंत्र के कितने टाइप होते हैं? 24 प्रकार के स्वस्तिक यंत्र बोले हैं हमारे सुश्रुत में। ठीक है। और उसके बाद बाघभट्ट जी ने कितने बोले? 24 प्रकार के ही बाघभट्ट ने बोले हैं स्वस्तिक यंत्र। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं समदंश यंत्र के बारे में। समदंश यंत्र है जो, क्या बोलते हैं इनको? फोरसेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फोरसेप्स। ठीक है। तो फोरसेप्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बोले हैं सुश्रुत में। आगे हम बात करेंगे सनिग्रह, अनिग्रह के बारे में, लेकिन अभी आप यहां पर ये याद करो कि संख्या इनकी 2 बोली है किसने? सुश्रुत में। और जबकि जो बाघभट्ट हैं वो 4 प्रकार के
समदंशी यंत्र मानते हैं। ताल यंत्र, ताल यंत्र क्या होता है? ताल यंत्र ऐसे एक लंबी सी सलाई होती है जो परमार्जन वगैरह करने के लिए, स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए यूज की जाती है। जैसे हम कान साफ करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको ताल यंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ताल यंत्र कितने बोले? शुश्रु ने 2 बोले हैं। ताल यंत्र कितने बोले? शुश्रु ने 2, और यहां पर बाघभट्ट भी 2 ही ताल यंत्र बोलते हैं। अब देखिए नाड़ी यंत्र, नाड़ी यंत्र क्या होता है? जो ऐसी आकृति के यंत्र जिनमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, नाड़ी यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, पाइप लाइक। ठीक है, नाड़ी यंत्र। अब देखो यहां ये गोल है, गोल है ना ये, और दो इसके किनारे हैं, तो हम इससे आइडिया ले लेंगे कि नाड़ी यंत्रों की जो संख्या होगी कितनी होगी? 20 होगी। देखो यहां पर 2 और 0, तो नाड़ी गोल होती है तो 0 वाला है जो वो नाड़ी यंत्र का प्रकार है। शलाकाएं हैं 28, और शलाका में आपको याद करना कि जैसे यहां पर 6 लिखा हुआ है, 6, तो 6 से हम 6 लेंगे, 6 इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो बाघभट्ट ने कितनी मानी है? 34 शलाकाएं मानी है। शलाका यंत्र का जो नंबर है कैसे याद करना है? आपने देखिए शुश्रु ने 28 मानी है, और देखिए श है यहां पर श, तो श से 6 हम ऐड कर देंगे, तो 28 और 6 34, तो 34 किसने माने हैं? बाघभट्ट ने। किसके? शलाका यंत्र के प्रकार। ठीक है, तो उसके बाद हम याद करेंगे उपयंत्र के बारे में। उपयंत्र 25 माने हैं, और यहां पर जो है हमारे बाघभट्ट जी, इन्होंने 19 माने हैं। यहां तक आपको क्लियरली याद कर लेना है। हाँ, हारित के लिए आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप काट सकते हो, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, कभी भी ये एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, और हम जो यहां पर पॉइंट्स करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंस की दृष्टि से करने वाले हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्वस्तिक यंत्र की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। देखिए, आ जाइए, देखिए हाँ जी, तो यंत्र प्रकार लिखा हुआ है यहां पर, और यहां पर यंत्रों की लंबाई के बारे में बात की गई है। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र, अगर हम बात करें स्वस्तिक यंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो स्वस्तिक यंत्र की जो लंबाई होती है वो 18 अंगुल होती है। स्वस्तिक यंत्र की लंबाई पूछ लेते हैं कि स्वस्तिक यंत्र की लंबाई कितनी रहती है, तो स्वस्तिक यंत्र की जो लंबाई रहती है वो 18 अंगुल रहती है। ठीक है, और समदंशी यंत्र जो आइडियल समदंशी यंत्र है, यानी कि जो यूज में पहले आते थे, वो 16 अंगुल के समदंशी यंत्र होते थे। जो फोर्सेप हम यूज करते थे वो कितने अंगुल के होते थे? 16 अंगुल के होते थे। ठीक है, तो 16 अंगुल, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए जी ताल यंत्र कितने अंगुल के होते हैं? 12 अंगुल के। ताल यंत्र कितने अंगुल के होते हैं? 12 अंगुल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और अगर नाड़ी यंत्र के बारे में पूछे, नाड़ी यंत्र, जो हमारी नाड़ी यंत्र हमने पहले पढ़ी थी, नाड़ी यंत्र की कितने 20 प्रकार की जो नाड़ियां पढ़ी थी, वो कितने प्रकार, उसके जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या लिखा है? यथा योग दीर्घानी, मतलब हमें जितनी चाहिए जिस भी स्रोतस के लिए चाहिए उतनी हम लंबी उसको ले सकते हैं। उसकी लंबाई को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, मतलब 18, 16, 12 के रूप में नहीं बता सकते। हम इसको ऐसे मेजर करेंगे कि यथा योग दीर्घानी। ठीक है, तो हम यहां से हमारा ये पोर्शन हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि नख, बाल, अंगुली, शार, अग्नि। तो ये जो 5 चीजें हैं, नख, बाल, अंगुली, शार और अग्नि, नख, बाल, अंगुली, शार और अग्नि, तो ठीक है, तो ये उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। ये उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। हमने पढ़ा था उपयंत्र कितने प्रकार के? 25 प्रकार के हैं। आगे हम इनके नाम भी याद कर सकते हैं सुश्रुत संहिता से, लेकिन वो क्वेश्चन इस ऐसे आता नहीं कभी भी। तो अनुशस्त्र भी है ये, तो उपयंत्र भी है। कौन कौन से? नख, बाल, अंगुली, शार और अग्नि। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए ये देखिए, हाँ, आगे थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसे कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, प्रशस्त यंत्र एक आइडियल यंत्र होता है। प्रशस्त यंत्र की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 18 अंगुल की जो होती है प्रशस्त यंत्र की लंबाई होती है। एक आइडियल जो यंत्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 अंगुल। ठीक है, प्रधान यंत्र जो होता है, प्रधान यंत्र, अगर हम प्रधान यंत्र के बारे में बात करें तो पूछ लेते हैं कि सुश्रुत संहिता में प्रधान यंत्र किसको बोला है? तो कंकमुख यंत्र को बोला है। क्यों बोला है? अब ये पूछ लेते हैं क्यों।
क्यों बोला है? क्योंकि ये जो गूढ़ शल्य को निकालने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये गूढ़, गूढ़ यानी कि छिपे हुए शल्य को, गूढ़ शल्य को, गूढ़ शल्य हैं जो, उनको निकालने के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो कंकमुख है जो प्रधान है। अब सबसे श्रेष्ठ यंत्र क्या है? हस्त। हस्त यंत्र सबसे प्रधानतम बोला गया, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि बाकी सभी यंत्र भी इसी से हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रधानतम यंत्र क्या है? हस्त यंत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहां से। एक तो कंकमुख, कंकमुख क्या है? प्रधान यंत्र। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो प्रधान, प्रधान कौन है? कंकमुख। और प्रधानतम, सबसे ज्यादा प्रधान, प्रधान उत्तम, प्रधानतम, प्रधानतम क्या है? हस्त यंत्र। हस्त यंत्र क्या है? प्रधानतम यंत्र। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाओ जी आगे। ठीक है, तो यहां पर स्वस्थ यंत्र जो हमने पढ़े थे कि स्वस्थ यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि 24 प्रकार के ये स्वस्थ यंत्र होते हैं। ठीक है, 24 प्रकार के स्वस्थ यंत्र होते हैं और इनकी लंबाई कितनी होती है? 18 अंगुल लंबे होते हैं। ठीक है, 18 अंगुल लंबे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहां पर एक कोटेशन आपको याद करनी है, मसुर आकृति भी, मसुर आकृति भी कीले अवधनानी मूले अंकुशवत वरंगानी। तो ये देखिए कि ऐसा एक स्वस्तिक का हमने आकार बना लिया लोहे का, और ये बीच में किससे जुड़े हुए हैं? देखिए ध्यान से देखना, अभी आपको समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। मसुर आकृति भी, मसुर, मसुर के दाने की आकृति से जो जुड़े रहते हैं यहां पर, जैसे आपने सीजर्स देखी होंगी। ठीक है, मसुर आकृति की कील से, मसुर आकृति की कील, देखो मसुर आकृति की कील से ये बंधनानी, बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और मूले, जो इसका मूल है, मूल कैसे है? इसके अंकुश वदनानी, अंकुश यानी कि क्वेश्चन मार्क शेप, जैसे ऐसे क्वेश्चन मार्क शेप। तो ये क्या बन गया? ये स्वस्थ यंत्र। ठीक है, और इसका प्रयोग बेटा क्या है? पूछते हैं कि इसका प्रयोग क्या है? प्रयोग, तो इसका यूज क्या है? अस्थि विशिष्ट शल्य उदरणार्थ। अस्थि में जो आपकी बोन में, जो आपकी बोन में शल्य हैं, उनको निकालने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? आपका स्वस्थ यंत्र प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो मसुर आकृति की कील से ये बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, मसुर आकृति की कील से ये बंधे हुए हैं। ठीक है, और क्या है जो इनके मूल हैं? वो अंकुशवत वरंगानी, अंकुशवत वरंगानी। और अंकुश, अंकुश यानी कि ऐसे हैं, देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो अंकुश मतलब क्वेश्चन मार्क शेप्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी आगे। ठीक है, तो त्वग मास स्नायु शल्य उदरणार्थ, देखिए आ जाइए। हाँ जी, तो देखिए समदंश यंत्र के बारे में बोल रहे हैं यहां पर। एक मिनट, समदंश यंत्र के बारे में। समदंश यंत्र हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, सनिग्रह, सनिग्रह, और दूसरा क्या होता है? अनिग्रह, अनिग्रह। ठीक है, सनिग्रह और अनिग्रह। तो होते क्या है? ये फोरसेप्स को क्या बोलते हैं? समदंश यंत्र। इनका प्रयोग पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका यूज कहां पर किया जाता है। तो जो समदंश यंत्र है, इनका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? देखिए आपको 3 चीजें इसमें याद रखनी है, त्वग, मांस, सिरा, स्नायु। देखो पहले तो आपने त्वक तो याद कर लिया। त्वक में जो, अगर आपके कभी कांटा लगा हो तो आप किससे निकालते हो? फोरसेप्स से निकालोगे ना। तो अगर आपके किसी पेशेंट के कांटा लग गया तो किससे निकालोगे? फोरसेप्स से निकालोगे। ये तो कॉमन सेंस है। कुछ लोग ये क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। अब देखो किसी इंसान के कांटा लग गया पैरों में, तो कैसे निकलेगा? वो फोरसेप की सहायता से ही बेटा वो निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो ये देखो त्वचा में क्या हुआ? कांटा घुस गया, शल्य घुस गया। ठीक है, शल्य बोलेंगे उसको, फॉरेन बॉडी घुस गई, तो उसको किससे निकालेंगे? फोरसेप्स से। तो चलो ये तो आपको पता चल गया त्वक में। अब ये याद करो मांस, त्वचा और मांस में, ये दोनों में कौन प्रयुक्त हुआ? समदंश यंत्र। अब देखो जो ये स है और स, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर टेढ़ा डाल देता है। तो देखो सिरा और स्नायु, त्वग, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य को निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया है? वो समदंश यंत्र का प्रयोग किया गया है। कौन सा? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु। तो कौन सा यंत्र? समदंश यंत्र। ठीक है, तो चलिए आगे। उसके बाद हमें पूछ लेते हैं ये कि ताल यंत्र। ताल यंत्र, ये देखिए ताल यंत्र के बारे में।
ताल यंत्र। ताल यंत्र हमने पहले ही पढ़ा है कि जहां पर भी आपके नाड़ी होंगी, जैसे कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहारण अर्थ, जैसे हमारे कान में, ये भी एक तरह से जो ताल यंत्र ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे, इससे हम मैल वैल या फिर कान का मल या फिर कहीं भी कोई चीज अटकी हुई हो, फॉरेन बॉडी हो, उसमें से शल्य निकालने को के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ताल यंत्र का जो प्रयोग किया जाएगा वो कहां पर प्रयोग किया जाएगा? कर्ण नासा। कर्ण में भी होल होते हैं, देखो कान में भी होल होते हैं बेटा, नासा में भी होल होते हैं। और यहाँ पर नाड़ी 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 हो, तो नाड़ियों में शल्यों को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ताल यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? देखो ये होल हो गया, ये होल हो गया, ठीक है, चाहे ये कान का होल हो चाहे ये नासा का होल हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे हम शलाका डाल के जो है वो शल्य को बाहर निकाल लेंगे, शल्य को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए ताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो स्रोतोगत शल्य उदरार्थ, रोग दर्शनार्थ और अचूषणार्थ अनेक प्रयोजनानि अनेक प्रकारानि। तो ये नाड़ी यंत्र के लिए बोला गया है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाँ जी, ये स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, और स्रोतों में, अगर कोई स्रोत में, मतलब अगर किसी स्रोत में, स्रोत मतलब जैसे कि पेट में, आपके पेट में ऐसे दूरबीन डाल के हम देखते हैं, तो वो भी एक नाड़ी है ना। तो स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए और रोगों को देखने के लिए, जैसे हम पाइल्स को चेक करते हैं, तो प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप क्या है? आपका नाड़ी यंत्र ही है। प्रोक्टोस्कोप क्या है? एक नाड़ी यंत्र ही है। तो ये क्या यूज हुआ? रोग दर्शन के लिए यूज होता है। और शल्य को निकालने के लिए, जैसे हम कई बार कान में डाल के कान देखने के लिए और कान में से शल्य निकालने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, नाड़ी यंत्र को, ठीक है। अचूषणार्थ, अचूषणार्थ जैसे हम एसाइटिस के पेशेंट होते हैं आपके, एसाइटिस के पेशेंट, तो उनका पानी कैसे निकालेंगे? पाइप से निकालते हैं ना। तो पाइप क्या है? पाइप भी तो एक नाड़ी यंत्र ही है, ठीक है। अचूषणार्थ, देखो स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, रोग दर्शन, रोग को देखने के लिए जैसे प्रोक्टोस्कोप में, अचूषणार्थ, ऐसे बहुत सारे प्रयोग और अनेक प्रकार के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? नाड़ी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्रोतोगत शल्य उदरार्थ, रोग दर्शनार्थ, अचूषणार्थ और अनेक प्रयोजनानि और अनेक प्रकारानि। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आपको 2-4 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल ये रट जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे। तो देखो बेटा, ये आप अगर नोट कर रहे हो तो आप वेरी गुड, मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर नोट कर रहे हो तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जो हमारी वीडियो के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो अभी आप पढ़िए और बस आप पढ़ने पे फोकस करिए, ठीक है। पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा ही देंगे। चलिए आगे देखिए, बाघभट्ट है जो बाघभट्ट के अनुसार छेदन भेदन पाटन कर्म हेतु जो वृद्धि पत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए बाघभट्ट है जो, बाघभट्ट ने छेदन भेदन और पाटन हेतु वृद्धि पत्र का प्रयोग किया गया। तो उस वृद्धि पत्र का जो आकार है वो कैसा होता है? वो शुरे की आकार का होता है। शुरा जैसे ऐसे होता है, शुरे की आकार का होता है। क्या? छेदन भेदन और पाटन हेतु जो वृद्धि पत्र है उसका आकार कैसा होता है? शुराकार। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एआईएपीजीटी में, ठीक है। तो हमें तो वही चीजें करनी है जो एआईएपीजीटी में क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आएगी, ठीक है। समदंश के हमने भेद पहले ही कर लिए कि हाँ जी सनिग्रह होता है और एक अनिग्रह होता है। अगर आपको ये भी समझना है कि सनिग्रह कौन सा होता है, देखिए हमारे फोर्सेप ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर इसको ऐसे रोकने के लिए कोई इसमें छल्ला डाला हुआ है तो ये सनिग्रह है, मतलब ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा, विद लॉक सिस्टम हो गया नहीं। और अगर इसमें छल्ला नहीं डाला लॉक करने के लिए तो अनिग्रह हो गया, निग्रह मतलब पकड़ने के लिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद ताल यंत्र के भेद कितने होते हैं? ताल यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक ताल द्वि ताल। ये मतलब इसको समझोगे कैसे? देखो स्पून शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पून शेप्ड होते हैं। ये लिख लो थोड़ा सा, स्पून शेप्ड होते हैं। तो स्पून शेप्ड होते हैं, अगर एक ही और इनके स्पून बना हुआ है तो ये हो गए एक ताल, ठीक है। और अगर दोनों ओर स्पून बना हुआ है तो ये हो गए 2 ताल। तो एक ताल और द्विताल, ताल यंत्र आपके ऐसे आपको याद कर लेने,
ठीक है। उसके बाद शलाका यंत्र, शलाका यंत्र, शलाका यंत्र। तो यहां पर मैं इसको बेटा क्या करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं, और इस पे हम लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2022 हो, चाहे चाहे आप 2021 ले लो, ठीक है। मतलब 2021, 22, 23, 24 बहुत चांस रहे इसमें से क्वेश्चन आने के। सभी जो टीचर्स होते हैं उनका ये फेवरेट टॉपिक है, और यहां पर जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज करता है, तो एग्जामिनर क्या करता है, यहीं से क्वेश्चन पुट करता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और उसके मार्क्स कट जाएं। लेकिन हम यहां पर से अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। देखिए, गंडू पद्मुखी शलाका। अब देखिए, गंडू पद्मुखी शलाका, जो गंडू पद्मुखी शलाका जो होती है, गंडू पद्मुखी होती है केंचुए की शेप की। केंचुआ बोलते हैं ना, गंडू को बोलते हैं केंचुआ। केंचुआ क्या होता है आपका? गंडू, ठीक है। तो केंचुए के समान जो होती है, जैसे हमारी प्रोब होती है, हम पाइल्स की सर्जरी आयुर्वेद में करते हैं जो लोग, तो उनके पास प्रोब होती है, तो प्रोब एशन करने के लिए यूज की जाती है। एशन करने के लिए गंडू पद्मुखी शलाका, प्रोबिंग करने के लिए जो शलाका यूज की जाती है वो गंडू पद्मुखी शलाका होती है। आपने अगर प्रोब देखी है आपके ओटी में, तो आपको पता है कि गंडू पद्मुखी जो शलाका है वो क्या है, एशन कर्म करने के लिए प्रयुक्त होती है ना। उसके बाद सर्प फणमुखी, जैसे सर्प का फन होता है, ऐसे 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 होता है ना सर्प का फन, ऐसे, ठीक है। तो सर्प का फन जो होता है, वैसी शलाका किस किस काम के लिए प्रयोग की जाएगी? व्यूहन। व्यूहन मतलब ऐसे आपने शलाका डाली कहीं, तो उसको ऐसे 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 आपने शल्य निकाल लिया, क्या करेंगे? व्यूहन। क्या करेंगे इसको? इस कर्म को क्या बोलते हैं? व्यूहन। ऐसे सर्प के मुख के आकार की शलाका है, और ये काम क्या करते हैं? व्यूहन। क्या कार्य करते हैं? व्यूहन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शरपुंखमुखी, शरपुंखमुखी, तो बच्चे सर्पमुखी और शरपुंखमुखी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सर्प फन जब आए तो आप ऐसे करके व्यूहन करना, ठीक है। और जब शरपुंखमुखी आ जाए तो चालन करना, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा मुड़ी हुई शलाका होती है, ये ऐसे हुक शेप्ड होती है, हुक शेप्ड। तो बिल्कुल ऐसे हुक की तरह डालो, और जो शल्य है उसका चालन, उसको बाहर कर लो, बाहर की ओर चालन करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो चालन करने के लिए ये प्रयोग की जाती है ना। तो अब बड़िशमुखी, ये भी एक हुक शेप्ड ही शलाका होती है, ये भी हुक शेप शलाका होती है, और ये शल्य का आहारण करने के लिए यूज की जाती है। ये कैसे यूज की जाती है? शल्य का आहारण करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपको याद हो गया। उसके बाद आप आ जाओ जी, ठीक है। यहां तक तो आपको हो ही गया बड़िशमुखी तक। मसूर दल मात्रमुखी, मसूर दल मात्रमुखी ऐसी शलाका जो मसूर दल जो आपका मसूर का दाना होता है उसके समान मोटाई की हो। तो ये किसके लिए यूज की जाती है? स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए, स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए। यहां पर एक मसूरी का दाना बना लो, हाँ जी, जो मसूरी के जैसे मसूरी का जो दाना होता है उसकी मोटाई की जो शलाका होती है वो किसमें प्रयोग की जाएगी? स्रोतोगत शल्य का आहारण करने के लिए प्रयोग की जाएगी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए कौन सी शलाका यूज की गई है? हाँ जी, मसूर दल मात्रमुखी। अगर आपको ज्यादा नहीं समझ आता तो ये स है, इस स का कोरिलेशन बना लो स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, मसूर दल मात्रमुखी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार अगर आप इसको कोरिलेट करके याद कर लो, फिर आपके दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, उसके बाद आपको कोई भी कोरिलेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ जी कपास कतरणमुखी, कपास कतरणमुखी, कपास कत्रोषणमुखी, ठीक है। तो अब इसका क्या है, देखो, जो कपास, जिनके सिर पे कपास बांधी हुई हो, जैसे हम ईयरबड्स यूज करते हैं, ईयरबड्स यूज करते हैं कान साफ करने के लिए, ठीक है। ईयरबड्स यूज करते हैं कान साफ करने के लिए। तो ईयरबड्स का प्रयोग क्या है? प्रमार्जन हेतु, प्रमार्जन हेतु किसके लिए यूज की जाती है? प्रमार्जन, यानी कि कान को साफ करने के लिए। मार्जन यानी कि मांजना, मांजना हम बर्तन मांजते हैं जैसे मांजना, तो प्रमार्जन तो कान को साफ करने के लिए किसके यूज किए थे? कपास कत्रोषण मुखी, तो प्रमार्जन हेतु, ठीक है। आगे जी द्रव्य आकृति खल मुखानी, द्रव्य आकृति खल मुखानी। द्रवी किसको बोलते हैं? आपके घर में जब जिससे हम दाल वगैरह नहीं लेते, सब्जी वगैरह डालते हैं कटोरी में, तो उसको द्रवी बोलते हैं। करछी, हमारे तो यहां पर करछुल बोलते हैं, करछुल, 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 ठीक है, करछुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना कि द्रवी करछुल को बोलते हैं, और खल मुखानी उसी को एक खल मुखानी भी बोलते हैं। द्रवी आकृति खल मुखानी किसके लिए यूज की जाएगी? स्रोतोगत शल्य, स्रोतोगत मतलब किसी भी स्रोत में क्षार या फिर औषध रखने के लिए द्रवी आकृति खल मुखानी
द्रव्य आकृति खलमुखानी जो है शिलाका का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चैनल में अगर आपको कहीं पर क्षार रखना है तो क्या करोगे, इस कछुल में डालोगे और वहां पर रख दोगे क्षार या फिर औषध। ठीक है, तो क्या है, क्षार और औषध प्रयोजन अर्थ क्या है, द्रव्य आकृति खलमुखानी। ठीक है, थोड़ा सा समझ समझ के हम याद करेंगे। देखिए टफ तो है ये शिलाकाएं पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि याद ना हो पाए। उसके बाद देखो ये जम्बू वदन, जम्बू वदन हम आगे अग्निकर्म अध्याय में भी पढ़ेंगे कि जो जम्बू शिलाका है, जम्बू की गुठली है, जामुन की गुठली का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, अग्निकर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहां पर लिख भी सकते हो कि जम्बू अस्थि है, जम्बू अस्थि, उसका प्रयोग कहां किया जाता है, अग्निकर्म के लिए किया जाता है, अग्निकर्म। तो फिर क्या है, अब जहां पर जम्बू वदन के समान उन्होंने जो जम्बू की अस्थि है उसके समान ही एक शिलाका का निर्माण भी कर लिया, तो उसका प्रयोग भी कहां पर किया जाएगा, फिर अग्निकर्म के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, कि मतलब जो ये शिलाका डेवलप हुई है वे जम्बू अस्थि से ही डेवलप की गई शिलाका है, जम्बू वदन वाली शिलाका, तो ये है अग्निकर्म के लिए। उसके बाद अंकुश वदन, अंकुश वदन वाली जो शिलाका है, अ से अंकुश और अ से अग्निकर्म, अ से जो है अंकुश और अ से अग्निकर्म, या फिर आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि अग्नि पर अंकुश लगाओ, अग्नि पर क्या करो, अंकुश लगाओ, अग्नि पर अंकुश लगाओ। ठीक है, अग्नि पर अंकुश लगाओ। ठीक है, चलिए आगे नासा अर्बुद का क्या किया जाता है, पहले तो नासा अर्बुद का आहरण किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि नासा अर्बुद का क्या किया जाता है, नासा अर्बुद का आहरण किया जाता है। और इसमें जो शिलाका यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है, कोल प्रमाण शिलाका। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कोले को पकड़ के किसी की नासा में लगा दो, तो नासा अर्बुद आहरण जो शिलाका है वो कोल मात्रमुखी शिलाका का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, ठीक है, आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। चलिए जी आगे, चलिए 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 कोल अस्थि दल मात्रमुखी, ये देखो कोल दल नीचे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर नासा अर्बुद शिलाका, मालती पुष्प व्रंत। देखो ये मालती पुष्प व्रंत आगर शिलाका है, इसको याद करने का तरीका ये है कि म से मालती और म से मूत्र, तो माल से मालती और म से मूत्र मार्ग विशोधनी शिलाका है जो मालती पुष्प व्रंत आगर शिलाका है। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद नासा अर्बुद आहारण आर्थ शिलाका है जो कोल अस्थि दल मात्रमुखी, कोल अस्थि के समान जो शिलाका है वो नासा में जो है आपका अर्बुद है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो नासा में कोला, आप ऐसे याद करो कि नासा, किसी की नासा है उसमें आपने कोला डाल दिया, गर्म गर्म कोला डाल दिया, क्या डाल दिया, कोला, क्या डाल दिया, कोला, तो कोल दल मात्रमुखी, तो उससे क्या हुआ, जो अर्बुद है वो श्रिंक कर गया और श्रिंक करने के कारण उसको मतलब आहरण हो गया उसका अपने आप। ठीक है, अंजन शिलाका, तो अंजन अब कैसा होता है, अंजन का कलर कैसा होता है, तो बेटा अंजन का कलर जो होता है वो काला होता है। क्या होता है, काला, अंजन का वर्ण कैसा होता है, काला, अंजन का वर्ण कैसा होता है, काला। तो इसीलिए कलाय परिमंडल से जो हम याद करेंगे कि अंजन का जो वर्ण होता है, कलर होता है वो काला होता है, और कलाय परिमंडल, कलाय से काला, कलाय से हम समझेंगे काला शब्द। ठीक है, तो अंजन करने के लिए जो शिलाका यूज की जाती है वो काली शिलाका यूज की जाती है, कलाय परिमंडल वाली शिलाका। ठीक है, चलिए आगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब ये मैं इसको ब्लू से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। देखिए देखिए, यव वक्र शिलाका, तो यव वक्र शिलाका का जो प्रयोग किया जाता है वो लिंगनाश भेदनी, ये शिलाका से क्वेश्चन हमने उठा के यहाँ पर डाला है कि लिंगनाश भेदनी शिलाका कौन सी होती है, जो लिंगनाश भेदनी शिलाका है वो कौन सी होती है, लिंगनाश भेदनी शिलाका है वो आपकी यव वक्र शिलाका है। यव वक्र शिलाका कौन सी शिलाका है, यव वक्र शिलाका है जो लिंगनाश भेदनी शिलाका है। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल आराम से चीजें समझ लेनी है। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोबारा, चलिए देखिए, दृश्य शल्य निर्हरण अर्थ कौन सी शिलाका का प्रयोग किया जाएगा, जो आपको शल्य दिखाई दे रहे हैं, दृश्य मतलब आंख से दिखाई देने वाले शल्य में सिंहमुख, कौन सा, सिंहमुख, सिंहमुख, जैसे शेर का मुख होता है उससे हम क्या करेंगे, ऐसे शल्य लगा हुआ है हमारी बाजू में, उससे पकड़ेंगे और खींच देंगे, तो क्या हुआ, सिंहमुख।
ठीक है। अब अगर गूढ़ शल्य है तो हमने पहले भी किया था, गूढ़ शल्य के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कंकमुख यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। किसका? कंकमुख यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। और आपको ये चीज याद कर लेनी है कि कंकमुख है जो प्रधान यंत्र है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, प्रधान यंत्र है जो वो कौन सा है? कंकमुख यंत्र है, प्रधान यंत्र। और अगर हम सिंह मुख यंत्र की बात करेंगे तो सिंह मुख कौन सा यंत्र होता है? स्वस्थक यंत्र का ही प्रकार होता है सिंह मुख यंत्र। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया। ठीक है, आ जाइए जी आगे आगे आगे, थोड़ा सा आगे, और आगे, तो ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर यंत्र के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, यंत्रों के गुणों के बारे में। तो यंत्रों के गुणों के बारे में कैसे याद करना है आपको? देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। देखो मैंने तो जब हम यूजी करते थे तो हमने तो श्लोक याद किया था कि संहितानि यंत्राणि यंत्राणि खर संलक्षण मुखानी च। ठीक है, तो यहां तक। उसके बाद क्या है? सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि च कार्य। तो मैंने तो ऐसे याद किया था, पर लेकिन आप कैसे याद करोगे? संहितानि खर संलक्षण मुखानी, तो ये तो याद हो गया, संहितानि खर संलक्षण मुखानी। उसके बाद आप लिखोगे डॉक्टर जी। क्या लिखोगे? डॉक्टर जी। तो यहां से देखो सु तो कॉमन है, तो दृढ़ानी, सुदृढ़ानी, सुरूपानी, रूपानी, सुरूपानी, तो सु तो कॉमन ही है ना सब में। तो देखो यहां पर सु कॉमन है, तो सुरूपानी। तो अब सुग्रहानी, तो यहां पर सु कॉमन है, तो यहां पर सुग्रहानी, तो सुग्रहानी। ठीक है, तो सुदृढ़हानी, सुरूपानी, सुग्रहानी। तो ये आपको यहां पर याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए जी नीचे। यंत्र दोष, द्वादश यंत्र दोषा, द्वादश यंत्र दोषा हमने पढ़ा था, द्वादश यंत्र दोषा। तो बेटा देखो कुछ चीजें आपको ना ऐसे उनको कभी भी, ये सारी चीजें जैसे ये है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। श्लोक, कुछ चीजें आपको श्लोक से याद करनी पड़ेगी ताकि आपका जो वहां पर टाइम है बहुत ज्यादा बच जाए, क्योंकि वहां पर आपको 1 मिनट मिलेगा, और 1 मिनट अगर आप ये 12 के 12 याद करने बैठोगे तो आपके 3-4 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। पर वहां पर हमें 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये अति स्थूलम असारम अति दीर्घम अति ह्रसम अग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम अति उन्नतम मृदु कीलम मृदु मिखम मृदु पाशमिति द्वादश यंत्र दोषा, इस प्रकार से आपको ये 12 प्रकार के यंत्र दोष याद कर लेने हैं। ठीक है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर डाला गया है जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर फिर भी हम कर लेते हैं। देखिए जी, हाँ, सुग्रह और सुरूपाणी, स्वरूप और सुग्रहानी, सुरूपानी और सुग्रहानी। तो देखिए सुरूपानी सुग्रहानी, सुरूपानी और सुग्रहानी, ये दोनों क्या हैं? यंत्र और शस्त्र में कॉमन गुण हैं, यंत्र और शस्त्र में कॉमन गुण हैं। तो इसको कैसे याद करोगे? आर जी, आर जी। ठीक है, क्या है? आर जी। तो ये यंत्रों में भी पाए जाते हैं और शस्त्रों में भी पाए जाते हैं, यंत्रों में भी पाए जाते हैं और शस्त्रों में भी पाए जाते हैं। और उसके बाद देखो यंत्र और शस्त्र में जो कॉमन दोष हैं वो कौन कौन से हैं? वक्र, अति स्थूलम, अति ह्रस्व, अति दीर्घम। वक्रम, अति स्थूलम, अति ह्रस्वम, अति दीर्घम। तो ये कैसे याद करोगे? वक्र तो ऐसे लिख लोगे वी। ठीक है, उसके बाद क्या याद करोगे? वेरी सुपर हाई, जैसे हम बोलते नहीं थे कि वेरी सुपर एचडी, बहुत सुपर एचडी, बहुत सुपर एचडी। तो क्या है? वक्र, यहां से आ गया स्थूल, यहां से आ गया ह्रस्व, और यहां से आ गया अति दीर्घ। अति तो कॉमन ही है, वक्र, अति स्थूल, अति ह्रस्व, अति दीर्घ। तो ये निमोनिक क्या बना? बहुत, बी से बहुत, सुपर एचडी, बहुत सुपर एचडी। जैसे हम ये लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यहां तक समझ आ गई होगी। अब यहां पर हम आपके लिए एक चीज और है कि हम यहां इसके बाद वन लाइनर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इस जो ये टॉपिक है इसमें से वन लाइनर्स कैसे बनेंगे। तो देखिए आ जाइए हम वन लाइनर्स के बारे में बात करें। तो वन लाइनर्स कैसे बनेंगे, इसमें वन लाइनर्स कैसे बनेंगे, आ जाइए। तो देखिए
यहां पर आपके वन लाइनर्स की बात की जाएगी, ठीक है, वन लाइनर्स की बात की जाएगी तो आ जाइए, ठीक है। तो देखिए जो यंत्र प्रकार है, यंत्र प्रकार हमने कितने पढ़े थे, 101 यंत्राणी। तो यंत्र के प्रकार हमने 101 पढ़े थे। आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। यंत्र के गुण कितने थे, यंत्र के गुण थे 6, ठीक है। ताल यंत्र कितने प्रकार के थे, तो देखो एक मुखानी, उभय मुखानी, 2 प्रकार के ताल यंत्र थे, 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र थे। शलाका यंत्र कितने पढ़े थे हमने, शलाका शलाका पढ़े थे हमने 28, और बाघभट्ट ने कितने बताए थे, +6, कितने 34, ठीक है, 34 हमने पढ़े थे ना, ठीक है ना। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद स्वस्थ के यंत्र, स्वस्थ के यंत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हाँ जी, स्वस्थ के यंत्र एक तो क्या है, स्वस्थ के यंत्र की लंबाई पड़ी थी हमने 18 अंगुल की होती है, ठीक है। कितने प्रकार के थे, 24, बाघभट्ट ने भी कितने प्रकार के बोले, 24 प्रकार के, ठीक है। समदंशी यंत्र, समदंशी यंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के बोले, ठीक है। ताल यंत्र जो बोले हैं वो 2 प्रकार के बोले हैं। नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के बोली हैं, 20 प्रकार के बोले हैं। प्रधान यंत्र की लंबाई, प्रधान यंत्र की लंबाई, प्रधान यंत्र की लंबाई नहीं, ये प्रशस्त यंत्र की आपको लंबाई याद करनी पड़ेगी। प्रशस्त यंत्र की जो लंबाई होती है वो 18 अंगुल की होती है, ठीक है। प्रधान यंत्र, प्रशस्त यंत्र की जो लंबाई होती है वो 18 अंगुल की होती है, ठीक है। ऐसे वन लाइनर्स, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो नख, बाल, अंगुली और शार, हमने ये पढ़ा था कि उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों है। क्या है ये, उपयंत्र और अनुशस्त्र, क्या है, दोनों है ये, उपयंत्र और अनुशस्त्र, 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 क्या है ये, उपयंत्र और अनुशस्त्र, उपयंत्र भी है ये, ठीक है, और क्या है, अनुशस्त्र भी है ये, अनुशस्त्र भी है, अनुशस्त्र, ठीक है, ठीक है। बाघभट्ट अनुसार छेदन भेदन पाटन कर्म के लिए जो वृद्धि पत्र का आकार हमने यूज किया था वो कैसा था, वो था शुरा आकार। कैसा था, शुरा आकार, कैसा था, शुरा आकार। तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद ही हो गया था ये। समदंशी यंत्र के भेद कितने थे, 2, ठीक है। सनिग्रह, अनिग्रह। ताल यंत्र के भेद कितने थे, भाई 2 भेद थे इसके भी, एक उभय मुख और एक ही और मुख हो जिसका। गंडू पदमुखी शलाका का जो प्रयोग था हमने पढ़ा था एशन कर्म करने के लिए, एशन प्रोबिंग करने के लिए। सर्पपण मुखी, हमने ऐसे सर्प याद किया था, सर्प, तो सर्प क्या किया था हमने, क्या किया था उससे, व्यूहन, व्यूहन किया था, व्यूहन, व्यूहन। यहां शरपुंख मुखी से क्या किया था, चालन, चालन, क्या किया था, चालन, क्या किया था, चालन। देखो क्या किया था शरपुंख मुखी से, चालन, ठीक है, चालन किया था। बड़ीश मुखी से क्या किया था, बड़ीश मुखी से आहारन, आहारन, क्या किया था, आहारन, ठीक है। मसूरदल मात्रमुखी से क्या किया था, स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए। किस किस चीज के लिए प्रयोग की थी ये, स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए। किस चीज के लिए की थी, स्रोतोगत, स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, स्रोतोगत शल्य के लिए, ठीक है। कपास कतरणमुखी किसके लिए, प्रमार्जन, प्रमार्जन। मैंने आपको याद करवाया था कि मार्जने के लिए जैसे रुई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रमार्जन, प्रमार्जन, ठीक है। जम्बूवदन अग्निकर्म के लिए, अग्नि पे अंकुश लगाओ, अंकुश वदन वाली अग्नि, अग्निकर्म के लिए, किसके लिए, अग्निकर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद नासा, अर्बुद, आहारण आर्थ जो शलाका थी वो कलाय परिमंडल वाली हमने पढ़ी थी, कलाय परिमंडल, नहीं कलाय परिमंडल वाली तो वो थी आपकी, कौन सी थी वो, कलाय परिमंडल वाली तो आपकी अंजन कर्म करने के लिए यूज की जाती थी। और यहाँ पर कोल दल मात्रमुखी, कोल दल मात्रमुखी, ठीक है, ठीक है, यहां पर हो गया आपका। मालती पुष्प वाली होगी जी आपकी मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका, मूत्र मार्ग के लिए, ठीक है। नासार बुध आर्थ जो शलाका है वो आपकी कोल परिमंडल हमने पढ़ी ली। कोल अस्थि दल मात्रमुखी, कोल अस्थि दल मात्रमुखी। यव वक्र शलाका है वो लिंगनाश भेदनी, कैसी है, कौन सी है वो, लिंगनाश भेदनी, कौन सी है, लिंगनाश भेदनी शलाका है जो, वो कौन सी है, जब लिंगनाश भेदनी, लिंगनाश। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट के लिए क्या बोलते हैं इसको, कैटारैक्ट, क्या बोलते हैं इसको, कैटारैक्ट, लिंगनाश भेदनी। और दृश्य शल्य निकालने के लिए किसका यूज किया था, सिंहमुख यंत्र का। गूढ़ शल्य के लिए कंकमुख, जिसको प्रधान यंत्र भी बोला जाता है, प्रधान यंत्र, प्रधान यंत्र, ठीक है।
और यंत्र गुण कितने होते हैं? यंत्र गुण 6 होते हैं। तो और यंत्र दोष कितने होते हैं? 12 होते हैं। यहां तक आपको एक बार ब्रीफ रिवीजन हो गई, और यहां पर हमारा जो भी इंपॉर्टेंट था यंत्र विधि अध्याय में, वो हमने इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर कर ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आपको ये भी चीज पता चल गई कि ये जो इनकी पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसको ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद।